जो है क्या है, दो कंडीशन ली हुई है सर। बात नंबर 1 कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। बात नंबर 2 ये ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब या तो वो स्ट्रेट लाइन ना हो या फिर वो क्या ना हो, ओरिजिन से पास ना करता हो, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, नॉन ओमिक हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? इस वाले काम को उतारें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पेंडिंग में रह गया था, पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर अगला जो इफेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। हाँ जी, जाइए ले आइए आप। क्या क्वेश्चन था एक बार दिखाओगे? आपको क्या दिखा रखा है, 3 वायर हैं और तीनों वायर जो है वो कॉपर की बनी हुई हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यू आर गिवन विद 3 वायर्स, 3 वायर हैं, तीनों वायर किसकी बनी हुई हैं, कॉपर की, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो कि सर तीनों की तीनों जो वायर्स हैं वो कॉपर की बनी हुई हैं, तो मटेरियल जो है सर वो क्या है, सेम है। 3 वायर हैं, तीनों की तीनों जो है वो किसकी बनी हुई हैं, कॉपर की, और कॉपर की क्योंकि बनी हुई है तो सर उनका मटेरियल जो है वो क्या है, सेम है। कॉपर की बनी हुई वायर्स हैं तो मटेरियल सेम है, और मटेरियल अगर सेम रहता है तो सर हमें क्या पता है कि नंबर डेंसिटी और रेजिस्टिविटी, ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, कि हमें क्या पता है कि सर ये 3 वायर हैं, तीनों की तीनों का मटेरियल क्या है, कॉपर है, और क्योंकि ये कॉपर की बनी हुई है, इनका मटेरियल क्योंकि सेम है, तो इनकी नंबर डेंसिटी और इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। नंबर डेंसिटी और रेजिस्टिविटी जो है सर वो क्या रहेगी, इनकी सेम रहेगी। ये चीजें जो है ना सर वो हमें पता है। मानते हो आप इतने काम को? तो अब अगली जो चीजें हैं जो आपने पढ़नी है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि इनके करेक्टरिस्टिक्स कुछ हमें दे रखी हैं। ध्यान से समझे बेटा, काम करना क्या कुछ है। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स गिवन हैं, इनकी कुछ बातें जो है वो हमें क्वेश्चन ने दे रखी हैं, और वो बातें कुछ कैसे दे रखी हैं सुने ध्यान से। इनकी लेंथ वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स जो है ना वो क्वेश्चन ने हमें दे रखे हैं। यहां पे जो है सर वो हमारे पास है वायर नंबर, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3, ऐसे करके बात है। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या दे रखा है, हर एक की लेंथ गिवन है, और उसके बाद जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, और देन जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, डायमीटर है। एक वर्ड जो है वो पोटेंशियल है और एक क्या दे रखा है, डायमीटर। ऐसे करके बातें गिवन थी। और क्या क्या आपको दे रखा था कि सर इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी जो लेंथ है सर वो कितनी है, 3L है। लेंथ L 2L और ये कितने दे रखी है, 3L। ऐसे ही इसका जो पोटेंशियल है V है, इसका भी पोटेंशियल V है, और इसका पोटेंशियल कितना है, 2V है। इसका जो डायमीटर है सर वो कितना गिवन है, D, इसका डायमीटर कितना है, 2D, और इसका डायमीटर कितना है, 3D। ऐसे करके बातें जो है ना वो आपसे हो रखी थी। ठीक है, ये डायमीटर जो है ना वो दिखा रखे हैं, और ये चीजें जो है ना वो हमें ऐसे पता है। हमें इनको अरेंज करना है किन्हीं ऑर्डर्स के हिसाब से, वो हमारा सवाल है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने कहा है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए बात करनी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने बात करनी है। अब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं ई से, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ होता है। ये बातें जो है ना सर वो हमें पता है कि मुझे काम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होता है, V डिवाइडेड बाई L के बराबर। जानते हो आप इस काम को? तो ये बातें जो है ना सर वो हमें पता है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जाता है, इसके बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो होता क्या है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ होता है। पोटेंशियल को V से लिखा और डिवाइडेड बाई लेंथ जो है सर उसको किससे लिख दिया, L से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो किसके बराबर है, V डिवाइडेड बाई L। यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V, और यहाँ पे जो लेंथ है सर वो किसके बराबर है, 2L। यहाँ पे जो पोटेंशियल है सर वो कितना है, 2V, और डिवाइडेड बाई लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, 3L के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो मुझे पता है। मुझे बात करनी है किसके बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर E। किससे लिखा जाता है, E से। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ होता है। इसमें पोटेंशियल कितना है, V, लेंथ कितनी है, L। इसका पोटेंशियल V, इसकी लेंथ कितनी, 2L। इसका पोटेंशियल 2V और इसकी लेंथ कितनी, 3L। तो ये V बाई L, ये V बाई 2L, और ये 2V डिवाइडेड बाई कितना, 3L। तो इसका कोफिशिएंट जो है V बाई L का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, 1। यहाँ पे बात करूंगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, और V डिवाइडेड बाई कितना, L। ये 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.67, और V डिवाइडेड बाई कितना, L। इस तरीके से काम हमने करना है कि सर यहाँ पे बात करता हूँ तो V बाई L है, यहाँ पे बात करूंगा तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5,
2/3 का मतलब क्या है 0.67। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 0.5 है, यहाँ कितना है 0.67। सबसे छोटा कौन, ये सेकंड वाला, फिर कौन ये थर्ड वाला उससे बड़ा, और 1 वाला जो है वो सबसे बड़ा। पता चल रहा है कैसे? हमें बात करनी है किसके बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, ये फॉर्मूला पता है। पोटेंशियल V है, लेंथ कितनी है L, पोटेंशियल V है, लेंथ कितनी है 2L, पोटेंशियल 2V है, लेंथ कितनी है 3L। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना 1/2, 1/2 का मतलब कितना है 0.5, 2/3 का मतलब क्या है 0.67। तो सबसे छोटा कोफिशिएंट किसका है, इसका, फिर बड़ा करेंगे तो इसका, और सबसे बड़ा आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी, तो इसके हिसाब से अगर मैं आंसर लिखना चाह रहा हूं तो आंसर जो है सर वो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमारे पास था कि फर्स्ट जो काम है E = V/L, इसके अनुसार जब हमने देखा तो सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है थर्ड वाला, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका है फर्स्ट वाला। ये काम हमने पढ़ लिया, आपने इनको क्या करना था अरेंज, इस तरीके से आप अरेंज कर पाए। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट जो है उसने क्या कहा है, सेकंड वाले पार्ट ने आपको क्या बोला है, किसके टर्म में अरेंज करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पहले समझें उसके बाद उतारेंगे। काम करना है सर E टाउ और डिवाइडेड बाई कितना है m, इस तरीके से काम करना है कि सर अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है E टाउ डिवाइडेड बाई कितना m, ये काम मुझे करना है। तो E टाउ डिवाइडेड बाई m के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या है कांस्टेंट है, वो तो सर सभी के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही हमसे, मास के बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये जानते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E टाउ डिवाइडेड बाई m होता है, जानते हैं इस बात को तो सारे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ डिवाइडेड बाई कितना m। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है फिक्स, टाउ भी क्या है फिक्स है, m भी क्या है फिक्स है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही किसका आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो क्या लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेकंड वाली सबसे कम होगी, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होगी थर्ड वाली, और सबसे ज्यादा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर वो कौन सी होगी फर्स्ट वाली। ये काम जो है ना वो हमने करना है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने बना ली हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या E टाउ डिवाइडेड बाई m, E टाउ m ये तो फिक्स है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा क्या बनती चली जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती चली जाएगी। समझ आ गई ये बात। थर्ड जो काम करना है सर, थर्ड करना है अपने किसके बारे में, करंट डेंसिटी की बात करनी है सर। अब ये करंट डेंसिटी अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे। अभी तो बस एक फॉर्मूला इसका बता रहा हूं कि हमने जो काम करना है सर वो किसके बारे में करना है करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J लेटर से, किससे लिखते हैं J से लिखा जाता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या नहीं है वो बाद की बातें, अभी के लिए बस क्वेश्चन करना था पूरा। तो मैं बता रहा हूं कि करंट डेंसिटी को किससे लिखा जाता है J से, और इस J का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। J जो है सर J का फॉर्मूला क्या होता है करंट अपॉन एरिया होता है। ये चीज जो है वो हमें चाहिए, मुझे बताना किसके बारे में J के बारे में। J होता क्या है करंट अपॉन एरिया, ये चीज मुझे पता है। क्या क्वेश्चन ने कहीं करंट का नाम ले रखा है, करंट का तो नाम नहीं ले रखा। एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया से रिलेटेड मुझे क्या पता है डायमीटर। तो डायमीटर से अगर मैं एरिया में जाता हूं तो एरिया का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होगा, सुने ध्यान से बेटा, कि एरिया जो है सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है पाई r का स्क्वायर, इस तरीके से पता होता है। अब अगर मैं बात करूं तो रेडियस को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 और इस सारे का स्क्वायर। कि एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई r का स्क्वायर। आर को अगर मैं लिखना चाहूं तो आर को क्या लिखूंगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने किसके बारे में बात कर रखी है डायमीटर के। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा पाई डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना 4 हमारे पास। ठीक है, डायमीटर का क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर एरिया को मैं ए लिखता हूं तो डायमीटर का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो सर कितना हो जाएगा 9a हमारे पास। ठीक है, ये काम बना कैसे है, क्योंकि सर डायमीटर इसका d है, इसका डायमीटर 2d है और इसका डायमीटर कितना है 3d। तो डायमीटर अगर कोफिशिएंट 1 है तो एरिया कितना था a, कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना। क्यों कर रहे हो सर स्क्वायर, क्योंकि बेटा एरिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 9। तो एरिया के बारे में तो चलो सर पता है, जे का फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाई ए, ये तो फॉर्मूला पता है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने कहीं पे भी आई के बारे में बात कर रखी है? नहीं। बात किसकी हो रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई को अगर लिखना चाहूं तो वी ना लिख सकता हूं, वी डी इंटू में ई एन ए, तो ये वीना वाला फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया ए से ए कैंसिल हो गया। तो जे जो है सर वो किसके बराबर हो गया? वी डी इंटू में ई और इंटू में कितना एन। सर आई वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो? बेटा आई कहीं क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा, जिसके बारे में क्वेश्चन बात नहीं करेगा उसको स्किप करना पड़ेगा, उससे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्या एन के बारे में कहा था? बिल्कुल कहा था। क्या बोला हुआ था? कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है तो नंबर डेंसिटी सबकी क्या रहेगी? सेम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी जो है सर वो क्या रहेगा? सेम। तो अगर मैं बात करता हूं तो जे जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ऑर्डर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा वही किसका आ जाएगा? करंट डेंसिटी का। तो क्या लिख दूंगा? करंट डेंसिटी J2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? J3, और फिर नंबर किसका आ जाएगा? J1 का। समझ आइए बात? अभी तक करंट डेंसिटी को बस इतना जाना है कि करंट डेंसिटी को लिखते किससे हैं? J से। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट अपॉन एरिया। अब क्या करंट के बारे में बात हो रही थी? नहीं। तो क्या लिखा गया है? ये करंट वाला फॉर्मूला बाई एरिया, एरिया से एरिया गया क्या रह गया? वी डी इंटू में ई और मल्टीप्लाई बाई कितना? एन। एन और ई तो सेम है, तो जे प्रोपोर्शनल है किसके? वीडी के। जिसका वीडी ज्यादा होगा उसका जे भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो J2, J3 और फिर क्या हो जाएगा? J1। इस तरीके से काम है। फोर्थ पार्ट जो मैंने लिखवाया था वो लिखवाया था रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में काम कर रहे थे? ध्यान से समझेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो एल डिवाइडेड बाई ए। जानते हैं सारे इस बात को तो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए। रो के बारे में बात करूं तो रो तो सबका क्या है? सेम। क्यों सेम है? क्योंकि सबकी कॉपर वायर है, और कॉपर वायर है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम। एक जो पोर्शन है वो लेंथ वाला उठाना है और एक कौन सा उठाना है? एरिया वाला। तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो R1। R1 क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। लेंथ कितनी है? L। और एरिया जो है सर वो किसके बराबर है? ए के बराबर। रो एल बाई ए। R2 के बारे में बात करूंगा तो रो लेंथ, लेंथ जो है सर वो कितनी है? 2L। और एरिया जो है सर वो कितना है? 4A। ये R2 पता चल गया। ऐसे ही अगर R3 के बारे में बात करूंगा तो R3 क्या हो जाएगा? रो लेंथ, लेंथ जो है सर वो कितनी है? 3L। और एरिया जो है सर वो कितना है? 9A। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बन गया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहां पे लिखूंगा रो लेंथ कितनी है? 2L और एरिया कितना है? 4A। रो लेंथ कितनी है? 3L और एरिया जो है सर वो कितना है? 9A। इस तरीके से काम करा। अगली जो बातें हैं सर वो हमारे पास कुछ कैसे बन रही होंगी? तो ये रो एल बाई ए तो ये तो ओके है। ये 2 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 2 से। ये 3 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 3 से। इसी तरीके से काम है हमारे पास। अब इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका 1/2 है। 1/2 का मतलब कितना है? 0.5 रो एल और डिवाइडेड बाई कितना? ए। ये 1/3 है। 1/3 का मतलब 0.33 रो एल डिवाइडेड बाई कितना? ए। इस तरीके से काम बन जाएगा कि ये वैल्यू तो 1 है सर, ये वैल्यू कितनी है? 0.5, और ये कितनी है? 0.33 है हमारे पास। सही है इतनी बात? तो सबसे कम आंसर कौन है? R3। उसके बाद कौन है? R2। और उसके बाद कौन है? R1। तो इसकी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। तो R3 सबसे छोटा है, फिर कौन है? R2 है, और फिर कौन है? R1। अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करा है। इतनी बातें तो सर किसने दे रखी हैं? क्वेश्चन ने। अब अगली जो बात है वो हमें जाना कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। तो V/L, V/2L और ये 2V/3L। जैसा क्वेश्चन ने कहा था मैंने वैसे रखा। सबसे कम वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये। फिर हमें जाना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही किसका आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना था? करंट डेंसिटी। किससे लिखा जाता है? J से। I/A जो कटता है काटा, J प्रोपोर्शनल है VD के, तो जो आंसर VD का था वही आंसर किसका आ गया? J का। सेम काम करना था रेजिस्टेंस के लिए। मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया जो है वो डायमीटर का स्क्वायर टाइम्स होता है। इसका 1 का स्क्वायर करा तो 1 ही है, 2 का स्क्वायर करा तो 4, 3 का स्क्वायर करा तो कितना? 9। अब अगला जो काम है रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। ये 2L है, 4 है, ये 3L है, कितना? 9 है। इन वैल्यूज को पुट करा, ये आंसर जो है वो 16 का है। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उस सबसे बड़ा ये काम आपने करना है। 4 पार्ट बड़े आसान से हैं, फिर अगले वाले काम पे हम चलेंगे। उतार लीजिए इसको जैसे करना है, उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब जो चीजें हैं उनमें जब हमने काम कर रहा था, हमने वर्ड पढ़ा था ओम्स लॉ। हमने क्या जान लिया था? ओम्स लॉ। अब कोई भी लॉ है, आपको पता है किसी भी लॉ के पीछे क्या होती हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है?
लो जो है वो किन्हीं कंडीशंस में वैलिडेट होता है। आपसे जैसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान कौन सी यूनिट पढ़ के आए हो, आपका ज्यादातर जवाब रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी या सेमीकंडक्टर। अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते ही आपसे क्या पूछेगा, ओम्स लो। आप कह दोगे V इज इक्वल टू आई आर और खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर हमेशा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनमें ये लो वैलिडेट होता है। ठीक है, हेडिंग डालें एक बार ओम्स लो, हालांकि इसको हम प्रूव वगैरह कर चुके हैं, फिर भी जो है एक बार चीजों को थोड़ा सा रिपीट करते हैं और उसके बाद आगे इनको बढ़ा रहे होंगे। हेडिंग डालें ओम्स लो, और ओम्स लो में चीजें जो है वो हमने क्या करी थी लिखें इसके अंदर, क्योंकि कोई भी जो लो है वो हमेशा वैलिडेट नहीं रहता है, कुछ कंडीशंस हैं। लिखें कीपिंग द टेम्परेचर एंड, लिखना शुरू करें, कीपिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। ये बात आपने उसको जरूर बतानी पड़ेगी, सुनिए ध्यान से। ओम्स लॉ जो है वो क्या हमेशा वैलिडेट होता है? नहीं। जब टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और फिजिकल कंडीशन क्या रहेंगी, सेम। एग्जांपल क्या है कि एक बार आपने यही एक्सपेरिमेंट करा जून में, टेम्परेचर ज्यादा है, दिसंबर में कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या है, कम, रीडिंग सेम नहीं आएंगी। ठीक है, आप नॉर्मली अभी बात कर रहे हो जैसे लू चल रही है, ठीक है, एक दिन बात कर रहे हो जिस दिन बारिश पड़ रही है, तो दोनों में क्या है, फिजिकल कंडीशन का अंतर है। एक दिन जो है वो कैसी है, ड्राई एयर, एक कैसी है, ह्यूमिड एयर है, मॉइस्ट एयर है। ठीक है, तो दोनों दिन में अंतर आ रहा है सर, और इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन जब फिक्स रहेंगी तब कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये बात है। आप सीधा V इज इक्वल टू आई आर कहोगे, आपका क्रॉस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा क्रॉस? क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर हमेशा वैलिडिएट नहीं होता है। वो कब वैलिडिएट होता है, जब टेम्परेचर और बाकी की कंडीशन क्या रहती है, सेम। तो I प्रोपोर्शनल V के है, या अगर मैं कहना चाहता हूं तो V प्रोपोर्शनल किसके है, I के। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है, I प्रोपोर्शनल है V के, या मैं क्या कह देता हूं कि V प्रोपोर्शनल किसके है, I के। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा, और वो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, R। और इस R को हम जानते हैं कि ये R जो है सर वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और अगली अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसको नाम क्या दिया जाता है, रेजिस्टेंस। सुने बेटा, सुने ध्यान से, जो काम कराना चाह रहा हूं वो ये नहीं है, ये तो आपने पता है, पहले से पढ़ा दिया है ये V इक्वल टू आई आर वाला। तो एक मेन जो बात है वो सवाल किस लिए बताया गया है, बात नंबर 1 तो इसलिए बताया कि प्रैक्टिकल वाला पूछेगा ओम्स लॉ, तुम कह दोगे V इक्वल टू आई आर, और तुम अपनी नजरों में ठीक हो, लेकिन एक्चुअल में तुम क्या हो, गलत। क्योंकि V इक्वल टू आई आर हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशन आपको लिखनी पड़ेंगी। सही है ये बात? अब अगली जो बात करता हूं, इसी के बेसिस पे हम जो मटेरियल होते हैं उनको दो तरीके से कंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कैसे हो जाएंगे, नॉन ओमिक हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कंडक्टर्स को अब डिवाइड करेंगे। ये ओम्स लॉ लिख चुके हो तुम, इतनी सी बात। V इक्वल टू आई आर वगैरह फैक्टर्स किन किन पे ये डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, वो सब पढ़ा चुका हूं। मेन बात ये सवाल क्यों करवाया, ताकि आप ये बात साथ में ऐड कर सकें कि टेम्परेचर और बाकी कंडीशन जो है वो क्या रहे, सेम, और इनके ग्राफ वगैरह के बारे में हम बात कर सकें कि चीजें जो है सर, ओम्स लॉ को जब हमने डिफाइन करा तो ओम्स लॉ को डिफाइन करने के बाद हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं। एक जो वर्ड है सर, पहला जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, ओमिक कंडक्टर है। पहला जो नाम है, सुने बेटा सुने ध्यान से, पहला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, ओमिक कंडक्टर है, और दूसरा जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। दो तरीके के कंडक्टर हमारे पास हैं, पहला जो है सर वो ओमिक है, और दूसरे वाला जो है सर वो कैसा है, नॉन ओमिक है। सुने बेटा सुने, कि एक जो टाइप के कंडक्टर हैं सर वो कौन से हैं, ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो कैसे होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में लिखें तो ये क्या है, ओमिक कंडक्टर्स विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमिक कहलाते हैं। बात नंबर 2, सुने भी ध्यान से, इनका ग्राफ जब बनाया जाएगा, बात नंबर 1, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, ओमिक, और विच डू नॉट फॉलोज, दे डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। विच डू नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक कहलाते हैं। अगली अगर मैं बात करता हूं, जब इनका ग्राफ देखा जाता है,
ओमिक वालों का ग्राफ जब देखा जाएगा, सुने ध्यान से, तो इनके ग्राफ में दो खास बातें पाएंगे सर, कि जब इनका आईवी ग्राफ बनाया जाता है तो दैट आईवी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इनका जब आईवी ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन है और प्लस में ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ये बात नंबर एक है। बात नंबर दो जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जब नॉन ओमिक में बात करेंगे तो ये तो रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, ये जो है लो को फॉलो करते नहीं है, तो या तो ग्राफ कैसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या फिर कहां से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आई वी ग्राफ जब बनाएंगे तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये कैसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कहां से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन यहां पे है, ग्राफ पास कहां से कर रहे हैं, आगे से कर रहे हैं। समझ आई है बातें। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं क्या कहलाते हैं, ओमिक। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक। इनका ग्राफ जो है वो क्या है, दो कंडीशन लिए हुए सर। बात नंबर एक, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। बात नंबर दो, ये ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब या तो वो स्ट्रेट लाइन ना हो या फिर वो क्या ना हो, ओरिजिन से पास ना करता हो, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, नॉन ओमिक हो जाएगा। समझ आ गई ये बातें आपको। इस वाले काम को उतारें फिर आगे बढ़ेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लिखिए वो एक बार, लिखें, एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें, ड्रॉ आईवी ग्राफ, ड्रॉ आईवी करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक को ऐसे लिखा जाता है GaAs। आपके एनसीईआरटी में गिवन है और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि आपको ग्राफ बनाना है, गैलियम आर्सेनिक के लिए ग्राफ बनाना है। हाँ जी, देखते हैं एक बार क्या बनेगा। कि काम जो है सर वो क्या करना है, आईवी ग्राफ जो है, इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बताता हूं। सेम सवाल नीट के पेपर में भी आ चुका है, मतलब कि उन्होंने कहा नहीं था कि आईवी ग्राफ बनाओ, उन्होंने ग्राफ में से कोई बातें जो है ना वो उठाई थी। अब उतारे नहीं, अब ध्यान से समझे। गैलियम आर्सेनिक क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, बनता कैसे है, गैलियम क्या है, आर्सेनिक क्या है, वो सेमीकंडक्टर का पार्ट है। अभी के लिए क्या बताएं कि आपको एक मटेरियल दे दिया, उस मटेरियल का नाम क्या है, गैलियम आर्सेनिक। जब उस पे हमने करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो ग्राफ गया कैसे, वो सवाल जो है वो आपसे पूछा गया। आपके एनसीईआरटी में जो शेप दे रखी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ है सर वो कुछ इस तरीके से जो है, ये इस तरीके का ग्राफ जो है ना वो आपको गिवन है। ये एज इट इज आपने याद करना है। क्वेश्चन ने कहा ग्राफ बना के दो, तो आपने ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो क्या पूछता है, ग्राफ बना के दे देता है। एक सवाल तो क्या है, गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ बनाओ, बना दिया आपने। दूसरा जो सवाल है, क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द वेरियस रीजंस। इसके अंदर जो अलग अलग रीजन बने हैं, जो अलग अलग शेप बनी है, उन रीजंस के बारे में जो है वो आपने रिप्रेजेंट करके देना है। तो सर यहाँ पे ना टोटल 3 अलग अलग टाइप के रीजन बने हैं। ये फर्स्ट वाला रीजन है, इस वाले रीजन में बिहेवियर कुछ और है, और इस वाले रीजन में बिहेवियर क्या है, कुछ और है। ये 3 रीजन जो है ना सर वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए। इसमें बिल्कुल लाइन जो है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन सी है। इसमें हल्का सा क्या हो गया है, कर्व। और इसमें ग्राफ ऊपर जाने की बजाय कहाँ गया है, नीचे की तरफ। 3 ग्राफ जो है 3 रीजन शो कर रहा है। तीनों रीजन का मतलब समझ में आ रहा है। पहले वाले में देखें तो लाइन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट। आगे जाते जाते ये थोड़ी सी क्या होने लगी है, कर्व होने लगी है। समझ आ गई ये बात। आगे जो ये तो कहाँ ही आ गई है, नीचे आ गई है। तो 3 पोर्शन इसमें बने हैं। इन 3 पोर्शन में अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो है सर ये कैसा है, लीनियर वाला रीजन है। लीनियर का मतलब इसमें क्या बना रखी है, लाइन। ये वाला जो रीजन है सेकंड वाला वो कैसा है सर, ये जो काम है ये क्या हो जाएगा सर, नॉन लीनियर रीजन हमारे पास है। लीनियर है तो इसका मतलब कैसा है, ओम्स लॉ फॉलो होगा, इसके बाद ओम्स लॉ फॉलो होना बंद हो गया। तो यहां तक तो कैसा है, ओमिक, और बाद में कैसा हो गया, नॉन ओमिक। समझ आ गई बात। ये रीजंस फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा था। तो फर्स्ट वाला जो रीजन है सर वो क्या है, लीनियर रीजन उसको नाम दिया। ध्यान से समझे बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज आए हो ये सवाल करने के लिए आए हो कि एक जो रीजन है सर वो कैसा है, लीनियर वाला रीजन। सेकंड जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, सेकंड वाले में बात करें तो नॉन लीनियर रीजन। कि सेकंड वाला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर रीजन है। और थर्ड वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाला जो है सर वो हमारे पास है, इसको नाम दिया जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसको क्या नाम दिया जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या मतलब है, मैंने आपको फ्लाईओवर के केस से समझाया भी है। फ्लाईओवर के केस से मैंने क्या समझाया, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। जब हम नॉर्मल चल रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे होते हैं तो स्लोप कितना, 0। और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो स्लोप कैसा, नेगेटिव है। समझ आ गई बात। तो काम जो है सर वो क्या है, यहां से ग्राफ कहां आना शुरू हो गया, नीचे की तरफ। तो ये जो है सर ये क्या कहलाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसको क्या नाम दिया जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं नाम दूं ए, ये नाम इन्हें बी दे दिया यहाँ पे,
इस वाले पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, सी, और इसको नाम क्या दे दिया, डी। पहला जो सवाल आया वो बोर्ड ने क्या पूछा, गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ बनाओ, बन गया। फिर क्वेश्चन ने ग्राफ बना के दे रखा था, आइडेंटिफाई द 3 रीजंस। पहले वाला लीनियर, दूसरे वाला नॉन लीनियर, तीसरे वाला नेगेटिव रेजिस्टेंस। जो नीट में सवाल आया, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा, सी डी। सी डी वाला जो रीजन है वहां पे, या थर्ड रीजन जो है वहां पे हमारा रेजिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, उतार लो फिर आगे चलेंगे। निपटाएं, शाबाश। अब जो चीजें हैं, ये वाला काम करने के बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही किसके बारे में जाना था, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है, एक काफी इंपॉर्टेंट काम है कि सर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई टाउ। ये चीज थी हमारे पास। सर हमने देखा था कि रजिस्टिविटी किसका फंक्शन है, रिलैक्सेशन टाइम का, और रिलैक्सेशन टाइम किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के बदलने से क्या बदलेगा, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम के बदलने से क्या बदलेगी, रजिस्टिविटी। समझ आ गई इतनी बात। तो हमारा जो काम है वो क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, कि रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल जो है ना वो हमने करना है। काफी इंपॉर्टेंट काम है, आपसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल के दौरान भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है, कि रजिस्टिविटी जो है फंक्शन है किसका, रिलैक्सेशन टाइम का। ये काम करने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो मेरी सुन रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं। कितने रुपए हैं, मैंने 10 रुपए दे दिए तुम्हें, तुम्हारी नजरों में मेरी क्या कीमत है, 10 रुपए की। ठीक है, काम जो है सर वो क्या करना है कि सर 200 करोड़ रुपए जो हैं वो आपके पास थे, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, तो मतलब कि इसने 10 रुपए तो कहा, पिछले वाले सेंटर तो 0 कह रहा था ना, कोई कीमत नहीं, 0 है, 10 तो बहुत है, ये 0 कह रहा था हर्ष। अच्छा, तो सुने ध्यान से, 200 करोड़ रुपए तुम्हारे पास हैं, मैंने 10 रुपए तुम्हें दिए, तो क्या कोई वैल्यू रख रहे हैं वो 10 रुपए, नहीं रख रहे। बैक टू रियलिटी, अब असलियत पे आ जाते हैं। तुम्हारे पास है 10 रुपए, ठीक है, ठीक है, अब 10 रुपए तुम्हारे पास है और 10 ही मैंने दे दिए। अब जो चेंज है, क्या मैं चेंज हुआ, मेरी अमाउंट जो है वो तो क्या रही है, सेम। लेकिन दोनों सिचुएशन में, जब तुम ख्वाबों में हो, किसके, 200 करोड़ के, है ना, हाँ, तो जब 200 करोड़ के ख्वाबों में तुम हो, तो मैंने जब तुम्हें 10 रुपए दिए तो उसका कोई मायना कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल इफेक्ट है। जब 10 दिए तो वो 10 और मिलने के बाद तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारी अमाउंट जो है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। 10 मतलब नहीं रख रहा है, मतलब रख रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या थी। 200 करोड़ में 10 का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, 10 में 10 का जो चेंज है वो क्या है सर, काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। समझ आ गई ये बातें, वही चीजें हम यहां पे सीख रहे होंगे। कंसेप्ट जो है वो हमने करना क्या कुछ है सर, हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। सुने ध्यान से, कोई बच्चा उतारे नहीं, ध्यान से समझे बस बातों को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी। सुने ध्यान से कि रजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने समझना है। एक बार जो केस ले लेते हैं सर वो ले लेते हैं मेटल्स का। ध्यान से समझें, आवाज ना करें, गौर करें। एक बार केस ले लिया किसका, मेटल्स का। एक बार केस ले लिया सर सेमीकंडक्टर्स का। 2 तरीके के जो मटेरियल हैं वो हमने लिए, कंडक्टर्स कह लो या मेटल्स कह लो, बात का मतलब एक ही है। ठीक है, मेटल्स के लिए बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करते हैं, तो चीजें कैसे चल रही होंगी ये हमने समझना है। कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना है, टाउ। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है, करना क्या कुछ है उस बात पे ध्यान दें। कि रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, हमने क्या करा सर, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा कि m डिवाइडेड बाई कितना, एन ई स्क्वायर और इंटू में कितना है, टाउ। यही सेम फॉर्मूला यहां पढ़ लिया बेटा। ये लास्ट बात भी अगर पढ़ लोगे लेक्चर की तो भी आना सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर और इंटू में कितना है, टाउ। हमें करना है क्या है सर, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है सर। हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये बात बार बार मैं बता चुका हूं पहली क्लासेस में, कि रिलैक्स होने का टाइम क्या हो जाता है, कम। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिलैक्स नहीं कर पाते हो आप भी, और यही सेम काम इलेक्ट्रॉन के साथ है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। अब अगर मैं बात करता हूं तो आपने न्यूमेरिकल पढ़े हैं, नंबर डेंसिटी किस ऑर्डर की पढ़ी है, 10 की पावर 28। मैं तो फिर भी 200 करोड़ कह रहा था तुम्हें, 10 की पावर 28 तो काउंट ही नहीं कर सकता, बहुत बड़ी वैल्यू है।
अब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। मान लो 10 या 20 कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए, 2, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। लेकिन क्या यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन का बढ़ना कुछ मायने रख रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पे पहले ही इलेक्ट्रॉन्स किस में है, अरबों खरबों में है। उनमें अगर 10 और बढ़ा दिए तो कोई इफेक्ट नहीं है। 200 करोड़ 10 रुपए ऐसे थोड़ी कहा जाएगा, 200 करोड़ ही कह दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, क्या पता गिनने में दिक्कत आ गई हो उसके तो, ठीक है। तो काम जो सर वो क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, ये बात बहुत बढ़िया है सर। लेकिन यहां पे एन जो है सर वो क्या रहेगा, लगभग सा क्या रहेगा, सेम। क्या एक्चुअल में अंजलि सेम रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, लेकिन सर उनका बढ़ना हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं लाएगा, क्योंकि हमारी संख्या मेटल्स के केस में आपने क्वेश्चन पढ़े हैं 10 की पावर 28, 10 की पावर 29 ऐसे करके पढ़े हैं। तो सर ये तो लगभग सा क्या रहेगा, सेम। तो एम ई तो सेम रहना ही था, एन भी क्या है, सेम। टाउ डिक्रीज कर रहा है, टाउ डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। इन केस ऑफ मेटल्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ओके रिपोर्ट है। यहां आ जाओ अब कि सर हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से इस बात में तो सर कोई प्रभाव है ही नहीं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम। अब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में नॉर्मल टेम्परेचर पे या 0 केल्विन पे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है, पहली बात तो होते ही नहीं है। हम फिर भी मान रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। 10 पहले ही थे, 10 तुमने बढ़ा दिए, तो अब 10 में 10 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है सर, टाउ तो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, नंबर डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो एक फैक्टर तो क्या कर रहा है, डिक्रीज, एक फैक्टर क्या कर रहा है, अब सर ये तो कह रहा है बढ़ूंगा, ये क्या कह रहा है, कम होऊंगा। दोनों में कंसेप्ट क्या बन रहा है सर, फिर चेक करा जाएगा कि फैक्टर डोमिनेंट कौन सा है। टाउ जो है वो कम हो रहा है, एन क्या कर रहा है, इंक्रीज, लेकिन एन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। नंबर डेंसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है, एक तरीके से डबल ही हो रही है या और ज्यादा हो रही है। तो एन का इंक्रीज करने वाला इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। टाउ कम हो रहा है, एन क्या हो रहा है, ज्यादा, लेकिन एन ज्यादा बढ़ रहा है। एन ज्यादा बढ़ रहा है तो सर रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्स वाले फंक्शन में है, तो यहां का मतलब क्या हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो एन बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। आपसे वो सवाल पूछेगा टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ा, सर आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है। आप मेटल के बारे में जानना चाह रहे हो या आप सेमीकंडक्टर, वो वहीं ताली बजा के तुम्हें भेज देगा, जा तू, तेरा तो काम हो गया पूरा। तुम डीप में पढ़ के आए हो, वो समझ जाएगा कि तुम प्रोटॉन के छात्र हो, तुम्हारा फोन पहले ही जा रखा होगा, तू जा, ठीक है। तो काम जो सर वो क्या करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव है। सर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। अगर आपको बढ़वानी है तो केस किसका लेना पड़ेगा, मेटल का, और घटवानी है तो केस किसका लेना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर। इसको कल आगे और बढ़ाएंगे, इसको इतना उतार लेंगे। चलो फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। नंबर डेंसिटी अप्रोक्स या ऑलमोस्ट क्या रही है, सेम, जिसके रिजल्ट से रेजिस्टिविटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। ये काम करना है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीजेस, नंबर डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ये ऑलमोस्ट क्या रही है, नंबर डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट कैसी रही है, सेम रही है, और नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट अगर सेम रही है तो रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सेम काम यहां पे लिखता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या करता है, डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, नंबर डेंसिटी increases more, hence resistivity decreases। ठीक है, यही सेम काम जो है, मतलब कि मेटल के केस में इंक्रीज का केस है, सेमीकंडक्टर का नाम ले, वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम ले, एलओए वगैरह किसी का भी नाम ले, तो उसमें एलओए के लिए तो हम चीजें और पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट या कोई और नाम लेता है तो सर हमने क्या करवाना है, डिक्रीज करवाना है, ये ध्यान रखना है अपने।